थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि रास्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशबू आनी शुरू हुई। खूटी भारी भारी लगने लग पड़ी, जैसे पीछे कोई बैठा हुआ है। इन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पे सामने कोई फ़कीर खड़े थे। आपको मारना भी नहीं चाहता और जिंदा भी नहीं रखना चाहता, यानी कि ऐसी स्टेज में रखना चाहता है जिसे कहते हैं ना जिंदा लाश। थोड़ी दूरी पर इन्हें एक आदमी दिखाई दिया जिसके बाल थोड़े बड़े थे। कहते तुम मुझे ना दिल का मांस खिलाओगे? कहते मैं सुन के मेरी टांगे टूंगे कामने लग पड़ी कि मैं तुमसे सिर्फ 2 बार और पूछूंगा, उसके बाद फिर अंजाम बुरा होगा। सोचते सोचते जो वो परफ्यूम की स्मेल थी वो एक गंदी बदबू में बदल गई। अभी ये लेटे हुए थे। ये कहते मैं लेट के सारी चीज़ें सोच रहा था, तो अचानक कहते हैं इनकी बॉडी पर इनको जो है भारापन एकदम महसूस होना शुरू हो गया छाती पे ना। इस तरीके से कोई गले को दबा रहा है और इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। पता लगा कि एक पर्सन की सडन हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके बाद एक आदमी मेरे सामने आके खड़ा हुआ। वो कहता मैंने कहा था ना कि मांस खिला दो, नहीं खिलाया ना, अब भुगतना पड़ेगा। कहते उसने मेरी छाती पे जो है वो इस तरीके से कट लगाया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपको स्टूडियो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। इस एपिसोड में थोड़ा सा रिपेयर किया है, थोड़ा सा चेंजेस करे हैं, नई वाइब के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। जो अब आपको अगले एपिसोड्स दिखेंगे वो ज़्यादातर इसी स्टूडियो में दिखेंगे। पुराने स्टूडियो में रिपेयर से पहले काफ़ी सारे एपिसोड्स प्री रिकॉर्डेड हैं, वो भी आते रहेंगे बीच बीच में। और नई वाइब है, बता देना वाइब कैसी लग रही है नए स्टूडियो की। बाकी फ़िलहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़्यादा समय न लेते हुए स्वागत करना चाहूँगा हमारे आज के ख़ास मेहमान सुनील शर्मा जी का। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप इतनी लंबी ड्राइव करके हमारे लिए आए हो, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। भाई आपका धन्यवाद, आपने भोले बाबा की नगरी में बुला लिया। और कम ही मौका मिलता है इतनी बिजी लाइफ में। और आज तो स्पेशल बारिश बुरिश भी काफ़ी हो रही है। और जो सबकी आजकल डिमांड थी कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश तो होनी चाहिए। और सोने पे सुहागा हो गया। एक तो भोले बाबा की नगरी में भी आना हो गया और साथ के साथ ही बारिश का भी आनंद हो गया जी। सुनील जी जो है वो एक हॉरर स्टोरी नरेटर हैं। थोड़ा सा अपने बारे में एक बार जनता को बताओ। बेसिकली तो भाई मैं स्टोरी नरेटर ही हूँ। हॉरर थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, उसकी वजह से वो भी मतलब लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जी। तो बाय प्रोफेशन जो है वो मेरा स्टॉक मार्केट का काम है और मैं एक्स बैंकर भी हूँ। अच्छा। तो अभी जो मेरा पैशन था गेमिंग और स्टोरी नरेशन का, वो भी साथ में चल रहा है। और काफ़ी व्यूअर होंगे जिन्होंने मेरे पहले पॉडकास्ट भी देखे होंगे, तो अगर वो रिटर्न करके देख रहे हैं उनको भी थैंक यू कि वो इतना प्यार दे रहे हैं। मैं बिल्कुल देख रहे होंगे, आपके पॉडकास्ट काफ़ी चले हुए हैं पहले वाले। थैंक यू सो मच। और मैंने देखा है आपको बिल्कुल बहुत अच्छी स्टोरी नरेट आप करते हो। तो हमारी ऑडियंस के लिए भी मैं पूरी आशा करता हूँ आज आप बहुत एंटरटेन करने वाले हो। देखो सर, कोशिश होगी पूरी। और जैसे कि आपने कहा कि जो कंटेंट होगा वो हॉरर भी होगा। और नेचुरली बात है कि हॉरर में जो सबसे ज़्यादा मज़ा है वो थ्रिल का मज़ा है। तो अगर वो मिल गया तो फिर सही बात है, अच्छी बात है सबके लिए। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बातों को इंटेंस करते हैं माहौल। काला जादू से शुरू करना चाहूँगा मैं। काला जादू पहले के समय में कुछ और होता है, आज के समय में छवि कुछ और बन चुकी है। और आज के समय में बहुत ज़्यादा भी सुनने में आ रहा है। तो आपका क्या टेक है कि पहले के समय का और इस समय का ये जो अब एक जो बदलाव सा दिख रहा है, काला जादू इतना सुनने में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं, पहले एक स्टोरी से करते हैं भाई। बिल्कुल। जो हमारे व्यूअर्स देखने आए हैं, सुनने आए हैं, तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इस पर करेंगे बात। ठीक है। और मैं वैसे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, मैं तो सिर्फ स्टोरी नरेट करता हूँ। तो स्टोरी के साथ साथ ही हम थोड़ी बहुत बात भी कर लेंगे जितना कि हम इस चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। देखो, बात कर रहे हो ना काले जादू की, कि काले जादू का जो हमारे ग्रंथों में वर्णन है और जो चल रहा है आजकल, तो एक स्टोरी से पहले बात करते हैं। और ये स्टोरी जो है वो मुझे भेजी थी किसी ने इंस्टा पे, तो मैंने उसकी सोचा कि उसको नरेट करते हैं। तो ये भाई कह रहे हैं कि ये दिल्ली के हैं और दिल्ली में इनका जो काफ़ी अच्छा मतलब अब ठीक है। अब वो जो उनके साथ पहले हुआ, अब वो उस चीज़ से उभर चुके हैं। लेकिन जो उन्होंने अपने डार्क डेज पास बताया वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाला था। और कई बार हम सोचते हैं कि हॉरिफिक भी था। इसमें जो नई चीज़ मैंने मतलब देखी
वो बड़ी अजीब थी। अब वो क्या थी उस पर आते हैं। अब ये भाई बताते हैं कि तब ये ऑलमोस्ट कॉलेजिएट थे, यानी कि आफ्टर 10th बिफोर ग्रेजुएशन। ठीक है। तो कहते हैं कि ये इनके जो फादर थे वो मतलब आते जाते रहते थे बाहर, अपना जो उनका जॉब वर्क होगा जो भी, ट्रैवलिंग ज़्यादा थी। तो ये कहते हैं कि दिल्ली में इनका जो पहले घर था, और एक रात 2-3 बजे इनके फादर ने आना था, और इनके फादर का इनको फ़ोन आया कि मुझे आके स्टेशन से ले जाओ। जब ये कहते हैं कि मैं स्टेशन पे इनको लेने के लिए जा रहा था अपनी स्कूटी पे या स्कूटर पे, बाइकल पे, 2 व्हीलर पे, तो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि रास्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशबू आनी शुरू हुई, एकदम से खुशबू आनी शुरू हुई। वो कहते हैं मैंने सोचा कि हो सकता है कि कोई गाड़ी गुड़ी गुजरी हो जिसमें परफ्यूम वगैरह काफ़ी लगाया हो, या फिर कोई पर्सन खड़ा हो यहाँ पे जिसने परफ्यूम, और वो पर लेकिन उसका दिक्कत क्या, उसका पैटर्न क्या है कि वो पैटर्न होता है थोड़ी देर के लिए कि हम पास कर रहे हैं और 1-2 सेकंड का हुआ। कहते जब से उनको महसूस होना शुरू हुआ तब से लेकर स्टेशन तक जाते जाते इनके साथ 2 बातें हुई। एक तो ये जो परफ्यूम की उनको स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, और कहते बहुत तेज़, एक होती नहीं बिल्कुल हल्की हल्की, बहुत तेज़ स्मेल थी। दूसरी जो थी बात वो थी कि इनको थोड़ी देर बाद अपनी स्कूटी भारी भारी लगने लग पड़ी, जैसे पीछे कोई बैठा हुआ है। अब ये सोच रहे हैं कि टायर देख रहे हैं कि हवा तो कम नहीं है, या फिर मे बी सर्विस वगैरह ड्यू ना हो और उसकी वजह से भी लगता है, लेकिन जब कोई पीछे बैठा होता है ना उसका अलग से लगता है कि यार कोई बैठा है। खैर ये कहता है कि मैं कोई इतना मानता तो था नहीं, तो ये चलते चलाते अपने स्टेशन तक पहुँचे और अपने इन्होंने फादर को पिक किया और घर पे आ गए। ठीक है। अब ये तो रात गुजर गई वहीं पे। अगले दिन ये उठे, उठने के बाद अपने स्कूल कॉलेज जो भी था इनका गए। अब ये कहता है जब मैं वापस आया अपने रूम में आया और वही जो स्मेल ना मुझे आने लग पड़ी, दोबारा खुशबू थी जो वही आने लग पड़ी। अब ये कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ काफ़ी ओड लगी कि रास्ते में तो चलो मान लिया कि हो सकता है कि मैं जिस रास्ते से लगातार गया हूँ कोई पर्सन जिसने स्मेल और परफ्यूम किया हो, स्प्रे, वही रास्ते से जा रहा हूँ, मैं 1 सेकंड के लिए मान भी लूँ, पर मेरे घर में वो कैसे आ रही है। अब कह रहे हैं कि ये मैं सोच रहा था, मेरे सोचते सोचते जो वो परफ्यूम की स्मेल थी वो गंदी बदबू में बदल गई। अच्छा। और अभी ये लेटे हुए थे, ये कहते हैं मैं लेट के सारी चीज़ें सोच रहा था, तो अचानक कहते हैं इनकी बॉडी पर इनको जो है भारापन एकदम महसूस होना शुरू हो गया छाती पे, और जैसे इनके कोई ऐसा इस तरीके से इनका उन्होंने पैटर्न बताया कि अपना इस तरीके से कोई गले को दबा रहा है, और इनसे बोला भी नहीं जा रहा था, और साथ के साथ ही ये कुछ मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार स्लीप पैरालिसिस हो गया होगा, वो तो सोते ही होता है ना, जागते इंसान को थोड़ा होता है। एक पर्सन सो रहा है, उसकी झट से जाग खुली है और उसको महसूस हो रहा है कि मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही, दैट इज स्लीप पैरालिसिस। लेकिन एक पर्सन जो जाग रहा है और उसको महसूस हो रहा है, तो वे कहते हैं कि एक पॉइंट पे आके जब इनको बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गया कि ये लगता है कि अब मैं कुछ कर नहीं कर सकता, वो जो बदबू थी वो भी अचानक गायब होगी, बिल्कुल एकदम ख़त्म होगी, और जो उनको शरीर पर भार पड़ रहा था वो भी ख़त्म। अच्छा। अब ये कहते हैं कि इसके बाद ना इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट होगी। अच्छा। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये पावरलेस महसूस कर रहे थे, और ये बीमार भी रहे 1-2 दिन, और सोते रहे लगभग, क्योंकि इनकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर रही थी इस चीज़ को। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मेरा ये चीज़ें हैं जो सी धीरे धीरे मेरे बढ़ने लग पड़े। जो इनका वेट था वो अराउंड 70 kg से 54-53 के आसपास आ गया, 55-54 के आसपास। दूसरा, एक तो इनका पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया, ये घर पे ज़्यादा रहने लग पड़े, और सबसे जो हॉरिफिक चीज़ इनके साथ हो रही थी, कहते हैं मुझे सपने किस तरीके के आ रहे हैं कि ये सपने में अपने परिवार का मर्डर कर रहे हैं। कभी ये अपने मदर को मार रहे हैं, कभी ये अपने सिबलिंग्स को मार रहे हैं, कभी फादर को मार रहे हैं, और मार भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं कि बड़े ब्रूटली, कि चाकू लेकर गला पकड़ कर रौंद रहे हैं, खुद कोई सपना आ रहा है। हाँ, कभी फादर के साथ ऐसा कर रहे हैं कि चाकू को लगातार गोदे जा रहे हैं अपने, कभी सिबलिंग्स को, यानी ब्रूटली को किल करता है। अब ये कहते हैं कि ये सपने जो थे, जब मैं सपनों से उठता था तो ठीक था, लेकिन एक पॉइंट पे आके कहते हैं इतना मुझे रियलिस्टिक लगने लग पड़े सपने कि जब मैं उठता था और उसके बाद जब सुबह होती थी और मैं अपने सामने अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को देखता था जिन्हें उन्होंने सपने में मारा, तो मुझे लगता था यार उनको मैंने मार दी है, कैसे जिंदा है। अच्छा। और इतना कहते फिर इनको एम्बेरसमेंट होती थी कि यार मैंने, मतलब कहते हैं कि इनको रियलिस्टिक लगती थी वो चीज़
और कई बार लगता था कि शायद मैं मार ही दूँ। अच्छा, असली में भी? हाँ, कि हो सकता है यार वो भी सपना ही है, मतलब कि रियलिस्टिक लाइफ को वो सपना समझने लग पड़े थे और सपने को रियल समझने लग पड़े थे। इतना ज़बरदस्त इन पर जो अटैक था उस चीज़ का। अब कहता है कि मैं इस चीज़ में कन्फ्यूज रहने लग पड़ा कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ। मतलब एक पर्सन को मैं सपने में मार रहा हूँ, जो उनको सपना तब नहीं लग रहा, वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। अगले दिन पर्सन सामने खड़े हैं और मैं उनके साथ नज़र नहीं मिला पा रहा, यार मैंने रात को आपको मार दिया है। और खुद को जो कहते हैं ना सेल्फ गिल्टी, उनको फील हो रही है। फिर कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मन में आए ख्याल कि मैं मतलब सुसाइड कर लूँ। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चल रही थी और सपने जो है वो डेंजर होते जा रहे थे। कभी ये खुद को कहते हैं कि मैं खून पी रहा हूँ, और मतलब जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ गिल्टी को बिल्कुल लिमिट पे लेके जा रहे थे कि यार मैं खुद को ख़त्म कर लूँ या क्या कर लूँ। तो अब कहते हैं कि पहले तो घर वाले इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर होता है कि एज ऐसी होती है इसमें काफ़ी बदलाव आते हैं और इंसान सोचता है, घर वाले भी सोचते हैं कि चलो एज ही ऐसी है ना, टीन एज है। उसके बाद ये बोलते हैं कि जब मेरा वेट जो है वो 55-54 से भी कम होके 42-41 रह गया। अच्छा। फिर कहते हैं भी घर वाले जो है डरे। अब इनकी मदर जो है वो इनको एक पंडित जी के पास लेकर गई। पंडित जी ने देखते ही कुछ नहीं बोला और इन्होंने थोड़ा सा उनको समाधान वगैरह बताया, जो जल वगैरह उन्होंने दिया। और कहते हैं कि वो मैंने जब शुरू किया पीना तो मुझे थोड़ा बहुत उसका फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, लेकिन ये जो ठीक था होना था या थोड़ी सी हीलिंग थी, ये कुछ दिनों की बात थी। कुछ दिनों बाद मुझे वो चीज़ ज़्यादा तंग करने लग पड़ी और अब मैं कुछ ऐसे भी काम कर रहा हूँ जिससे शर्मिंदगी तो दूर की बात, जिसे कहते हैं ना डूब मरने वाली बात होती है। तो अब कहते हैं मैं फिर और ज़्यादा परेशान हो गया। इस चीज़ में मैंने अपने घर वालों से भी ज़्यादा बात नहीं की, और जब मुझे पूछते हैं कि कुछ फ़र्क है तो मैं उनको सिर्फ बहलाने के लिए कहता कि ठीक है मुझे फ़र्क। कहते हैं कि चलो टाइम पास हो रहा था, टाइम बीता थोड़ा बहुत, मैं अब एक लेवल तो कुछ चीज़ के आ गया था कि बस यार मैं आज नहीं हूँ या कल नहीं हूँ। अचानक कहते हैं एक दिन एक दरवाज़ा खटका और इन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पे सामने कोई फ़कीर खड़े थे। क्या खड़े? फ़कीर। अच्छा। फ़कीर खड़े थे, या फिर जिसे हम हिंदी में भिक्षु भी कह रहे थे। हाँ। तो उन्होंने देखा और देख के कुछ बोले नहीं। तो कहते हैं ये इन्होंने कहा, मैंने कहा कि हाँ जी बाबा क्या चाहिए, चाय पानी कुछ माया कुछ। तो इन्होंने कहा, फ़कीर कहते देखते कहा कि तुम ऐसा करना। उन्होंने अपने डेरे का जगह बताई। तो बेसिकली नाथों का डेरा होता है, तो नाथ भी कह सकते हैं। तो इन्होंने ना देखते कहा, बिल्कुल देख के ना जैसे स्टन होके कहते हैं कि तुम एक काम करना, मैं कुछ देखा है मैंने, और तुम जो है वो मेरे डेरे पे आ जाना। अच्छा। कहते इतना बता के एड्रेस वगैरह बता के चले गए, कुछ नहीं लिया उन्होंने। अब कहते मैं दो चित्ती में फंस गया कि यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ। फिर दिमाग में एक बात है कि मरता क्या ना करता, कि यार अब मेरे साथ इतना बुरा हो गया है, वहाँ पर क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कहते खैर मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद जो है वो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कुछ 3-4 उपाय बताए, और उन्होंने कहा कि आपके पीछे एक प्रेत लगा है जो आपको मारना भी नहीं चाहता और ज़िंदा भी नहीं रखना चाहता, यानी कि ऐसी स्टेज में रखना चाहता है जिसे कहते हैं ना जिंदा लाश, कि पर्सन जिंदा लाश बन के रह जाए बस। और ये किया आपके किसी के रिश्तेदार नहीं। अच्छा। ऐसे काम रिश्तेदार ही करते हैं। तो चलो, अब उन्होंने मेंशन नहीं किया कि नाम बताया नहीं बताया, आई डोंट नो कि कौन था नहीं था। अब कहते हैं कि ये उपाय लेकर आगे, और एज़ यूजुअल जैसे पहले हुआ था उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। अच्छा। लेकिन फिर थोड़ी देर ही वो चीज़ चली, दोबारा से वो चीज़ हैवी और हैवी होनी शुरू होगी। अच्छा। अब ये कहते हैं कि मैं बस खुद को ख़त्म करने की सोचने लगा था, और ये बस दिमाग में गया कि एक बार उनसे मिल रहा हूँ, उन फ़कीर से, उन नाथ से, कि एटलीस्ट शायद कुछ हो। मैंने उनको एटलीस्ट मैं उनको ये बता दूँ कि जो आपने बताया था वो भी नहीं चला। कहते हैं अब मैं उनके पास गया। उनके पास जाने के बाद फिर उन्होंने जब सारा देखा
तो उन्होंने कहा कि ये किसी की बस की बात नहीं है। किसी के बस की बात में एटलीस्ट मैं जो दुनियावी बात कर रहा हूँ उनकी, यानी कि ये उनके भी बस की बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसका मुझे जो एक सोल्यूशन नज़र आता है वो ये है कि आप समंदर पार करो, समंदर को पार कर जाओ, यानी कि किसी ऐसे देश में जाओ जहाँ पर जिसकी जो सीमा है इंडिया से ज़मीन के तौर पर नहीं लगती। जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे लगता है ना, उसको दूसरे देश में जाने के लिए समंदर पार करना पड़ेगा, लाइक कनाडा, दुबई, यूएसए या बाकी। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन आपके पास आखिरी हल यही है। तो इसकी भी लॉजिक पे बात करेंगे कि ऐसा लॉजिक क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। कहते हैं चलो मैंने घर पे बात की, घर वालों ने भी बात मानी, और अब उनके सामने उनका बच्चा मर रहा था रोज़। उन्होंने जो भी घर का था थोड़ा बहुत बेच बूझ के, गहने गुने बेच के, स्टडी बेसिस पे जैसे मर्जी करके, और इस तरीके से उन्होंने काम किया है कि किसी को पता भी ना लगे। एटलीस्ट कि जब इनके पास भी, जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन, अब कुछ चीज़ों में तो इनकी ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेकिन इनको भी इन्वॉल्व बहुत कम किया जहाँ पर ज़रूरत पड़नी थी। अब इनका काम हो गया फ़ॉरेन का। अब ये कहते हैं मैं फ़ॉरेन चला गया। अब फ़ॉरेन जाने की देर है, ये सारी चीज़ें रिवर्स होनी शुरू हो गई। जो इन पर नेगेटिविटी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, वेट गेन होना शुरू हो गया, इनका जो पढ़ाई का था वो भी शुरू हो गया। धीरे धीरे वहाँ पर जॉब अच्छी लग गई। अब ये 3-4 साल वहाँ पे अच्छे बिल्कुल कंटिन्यूसली वहाँ पे रहे, 3-4 साल रहने के बाद अब ये वापस आते हैं दोबारा महीने के लिए। ठीक है। वापस आए तो फिर वही सिस्टम, अच्छा। फिर वही चलने लग पड़ा। तो फाइनली अब ये इनका क्या हुआ कि इनको सब कुछ अपना बेच बाज के समय अपने पेरेंट्स साथ में लेके जाना पड़ा फॉरेन कंट्री। कहते हैं जब भी मैं इंडिया आता हूँ, क्योंकि उस दौरान कहते हैं अब जैसे एक तो ये इन्होंने मेजर इंसिडेंट बताया ना कि जब इंडिया आए, 2-3 बार इंडिया आए हैं, जितनी देर भी वो कहते हैं अपने घर में आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब इनके ना 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैंने बात की कि एक तो मैंने बात की कि समंदर पार कर लिया, और दूसरी मैंने बात की कि पता ना लगे। उसके 2 रीज़न है। पहली बात पता ना लगने वाली बात बताता हूँ, उसके 2 रीज़न है। एक तो कि जिसने किया रिलेटिव है तो उसको पता लगेगा तो वो कुछ और खराब करेगा, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे ना पंजाब में एक जगह है जहाँ पर ऐसे ही, जैसे मैं नाम भूल रहा हूँ, राजस्थान में क्या जगह हनुमान जी की, बालाजी। हाँ बालाजी। वैसे ना पंजाब में एक बाबा वडभाग सिंह जी की जगह काफ़ी फेमस है। वहाँ पर भी एक जो वडभाग सिंह जी थे ना, वो फ़कीर थे, और उन्होंने ना वहाँ पर एक राक्षस या जिन टाइप एक आत्मा थी जो लोगों को बड़ी परेशान करती थी। तो फिर उन्होंने ना उसको वहाँ पर बांध दिया था अपने जब तब से, और उस जिन को आदेश दिया था कि तेरे पास जो भी इस चीज़ का इंसान आएगा तो उसको, मतलब उस पर जो भी बला है उससे बचाएगा, उसको दूर भगाएगा। वो ऐसी जगह है। अब उसमें मैं ये क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना पता नहीं लगे, उसमें क्या होता है, वहाँ पर ना एक झरने टाइप जगह बनी हुई है, और वहाँ पर लोग नहाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने की कंडीशन है कि जब वहाँ से घर से निकलना है ना, तो वहाँ पर डिसाइड करके नहीं निकलना, प्लान बना के नहीं निकलना कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे भी, एग्जाम्पल के तौर पर लट से मुझे है कुछ प्रॉब्लम, मैंने घर से निकला हूँ, गाड़ी निकाली है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्कूल में जा रहा हूँ फ़ीस देने के लिए, बच्चों की फ़ीस दी, गाड़ी में बोरी, सीधा चल गया वहाँ। ये चीज़ है कि मतलब कि बस चल गए हो, ऐसी चीज़ों को कि आभास हो गया ना। अब नेचुरली कोई सोचेंगे कि भाई जब पास में जाओगे उसको पता लग जाएगा, लेकिन चीज़ वो साथ में जा रही है, वो चीज़ साथ में जा रही है आपके। और दूसरी वहाँ की कंडीशन है कि जब वहाँ पर उस जल से नहाते स्नान करते हैं, वो कपड़े सारे वहीं पर छोड़ कर आने, वो कपड़े लेकर नहीं आने। तो एक तो ये हो गया लॉजिक। अब दूसरा जो समंदर पार करने का लॉजिक माना जाता है, आमतौर पे माना जाता है कि जब समंदर पार होता है ना, तो ऐसी चीज़ें वहीं पे रह जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा सुना है कि जब लोग ऐसा करते हैं तो उनके डेज चेंज हो जाते हैं। कई लोगों की मैंने देखा था यार, एक पर्सन तो उसका शादी नहीं होती थी, उसका मतलब उसका ये हाल था कि
एग्जाम्पल के तौर पर भी भाई जो जो पिछला नोट था वो भी आ गया होगा, मतलब एक मतलब उसकी एज की निकल गई। पिछली जो लड़कियां हैं जो सिर्फ उस समय वो 10-12-15 साल की होगी और वो भी शादी की एज में निकलने वाली होगी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। किसको उसने सुजेस्ट किया कि फ़ौरन जा, और जो वो गया तो मतलब पहले होता था रिश्ता बनता बनता टूट जाता था, अब जो वो गया तो रिश्तों की लाइन लग गई। सो फाइनली ये गॉट मैरिड, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो पता नहीं इसमें पर्टिकुलर लॉजिक क्या है, लेकिन ऐसा लॉजिक है। दो चीज़ें हैं। मैं एक जब समय पर माना जाता था कि भारत में माना जाता था कि समंदर पार नहीं करना चाहिए, तब ऐसा काला जादू वगैरह इतना नहीं होता होगा। पर इसमें भी एक चीज़ है कि ऐसा मेरे हिसाब से, मैंने शायद किसी ग्रंथ में लिखा हो, मैंने ना पढ़ा हो, लेकिन राम जी ने भी तो समंदर पार किया ही था ना, चाहे पुल बनाकर किया था पर समंदर तो पार किया था ना। तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि समंदर पार नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें तो जो आपने बात बताई, अब वो फैमिली उनकी ठीक है, अब वो उन्होंने लेफ्ट कर दिया। देखो ना, अब ठीक तो है लेकिन कितना सफ़र किया एक पर्सन, जहाँ पर उसने अपना सारा जीवन बिताया होता है उसके पेरेंट्स के, और उसके बाद क्या होता है कि वो छोड़ रहा है उसको, कितना दिल पर पत्थर रख के छोड़ रहा है, चाहे वहाँ पे जाकर उसको बेटर लाइफ मिले। लेकिन यार अब ये ना, आपको अपना घर छोड़ने का मन नहीं करता जहाँ पे मेमोरी आपने छोड़ भी दिया, अब आपको वहाँ पर आने से डर लगता है। सबसे बड़ी बात, दिल तो कर रहा है लेकिन आने से डर भी लग रहा है कि यार मैं आऊँगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सफ़र तो इंसान करता है। और काले जादू की जैसे आप बात कर रहे हो, अब देखो क्या मिला होगा। चलो मैं कहता हूँ उसको कुछ मिल भी गया होगा तो सब कुछ तो यहीं पे रह जाना है। और दूसरी चीज़, जितना इसमें एक्सपीरियंस है, तो कि जितना मैंने सुना है कि जो काला जादू करवाते हैं उनका एंड बहुत बुरा होता है। मतलब उसके ना, उसको एक और चीज़ है, एक तो काला जादू करवाते हैं ना, उनका एंड तो होता है, उसका एक और रीज़न है। जो जिससे काला जादू करवाते हैं तो वो तो भाई उसका क्लाइंट है, अब उसको छोड़ेगा थोड़ा, वो उसका काम तो कराएगा कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसको भी फंसाएगा कि तू मेरे पास आता ही रहा है। ये तो है। एक चीज़ ये है। और दूसरा, ऐसा मैंने सुना है, मैंने जैसे पहले कहा था मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जितना जो सी बात सुनते हैं जो कुछ लॉजिकल लगती है वही बात करनी है। जो काला जादू करते हैं वो मरने से पहले उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है अपना सारा इलाम किसी और, वरना शायद वो किसी गलत योनि में ही जाते हैं। गलत जोने में भी जाते हैं और मरते भी तड़ के, वैसे भी तड़ के ही मरते हैं। उनकी जैसे कहते हैं ना, एक बंदा होता है जैसे प्राण अट जाते हैं और निकलते नहीं, वो भी हाल हो जाता है। गलत जोनी तो है ही है ना, वो तो ना भी करेंगे तब भी मिलनी है जो काम कर देंगे। मैंने सुना है ऐसे कुछ तांत्रिक वगैरह प्रेतों को बांध लेते हैं। हाँ, अब जैसे इस चीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसी कुछ चीज़ थी जो गला दबा रही थी, साथ में लग रहा था बैठी थी, तो कुछ प्रेत टाइप ही होगा ना, कुछ उन्होंने बताया था कि प्रेत है। तांत्रिक वगैरह से प्रेत को बांध लेते हैं। तो सुनने में आता है कि जब उनका अंत का समय आता है तो वो प्रेत उन्हें अपनी योनि में ले जाता है। उसका भी कारण है ना, अब आप किसी से काम करा रहे हो गलत इंटेंशन से, है ना, तो उसने आपका एक काम कर दिया। अब जैसे आजकल चलता है, आजकल क्या चल रहा है कि हम नॉर्मल सुनते हैं कि वीडियो कॉलिंग आई जिसमें लड़की न्यूड है, 2 मिनट में आपका स्क्रीनशॉट लिया और आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। 10,000 रुपये दिया, नहीं भाई 15,000 और दे। जब तक वो आपको अच्छी तरह चूज़ नहीं लेंगे तब तक वो आपसे काम कराते रहेंगे। तो ये तांत्रिक है, जब तक वो प्रेत को, अब प्रेत का तो कोई एक्सपायरी डेट तो है नहीं ना उसका धन कहीं पे जाना है, धन तो है ही नहीं उसके पास, और उसके पास जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वही यूज़ कराता रहेगा, और जब प्रेत की बारी आएगी वो भी कर लेगा। पूरी ज़िंदगी आपने उसका यूज़ किया, फिर वो आपको प्रेत बनाएगा बाद में। चलो इसका तो मुझे नहीं पता कि वो बनाएगा या नहीं बनाएगा, पर जहाँ पे भी जाएगा वो, अब देखो ना गरुड़ पुराण में कैसी वो है सजाएं, कढ़ाई में तलना, ये वो सब कुछ। तो जब ऐसा कुछ होता है, हम कहते हैं आत्मा अजर है अमर है, तो उस चीज़ का वो वरदान जो है वो आदमी उनके लिए श्राप होता है, क्योंकि आत्मा को तो होना कुछ नहीं। तो बट जो उनको फील आएगी वो सारी ऐसी आएगी कि जैसे इंसान को आती है। अच्छा, अब लेट्स से कि उसमें जो जोक है आपका खून चूस रही है, आपको एक सज़ा मिल गई जिसमें आप लोगों का हक मारते हो, लोगों को गलत चीज़ देते हो। बाय द वे ये चीज़ मैंने अपरिचित मूवी है साउथ की, आपने भी देखी होगी, उसमें जैसे सज़ाओं का वर्णन किया हुआ, तो गरुड़ पुराण थोड़ा सा पढ़ा है उसमें, ठीक है बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो क्या, उसमें क्या है कि वो किसी का हक मार रहा है, मतलब गलत चीज़, गलत क्वालिटी की, जैसे मिलावटी चीज़, उसको क्या करती है, उसको सज़ा क्या मिलती है कि उसको बांध के पेड़ पे बांध दिया जाता है
और इसका जो जोक है, जोकों से शरीर को भर दिया जाता है। तो जब तक उसका खून जो है वो निचड़ नहीं जाता पूरी तरीके से, बिल्कुल जब कोरा हो जाता है ना, फिर वो उसको छोड़ दिया जाता है। और फिर जब उसका खून आता है, फिर दोबारा वही चीज़ प्रोसेस रेपिडेटली प्रोसेस होती रहती है। अगर आपको कढ़ाई में तला जा रहा है तो जब तलेंगे आप रोस्ट हो जाओगे, निकाल के फिर तलेंगे। अगर आपको सांप डस रहे हैं, सांप डसेंगे, जब आपका शरीर सहने जो नहीं रहेगी, आपकी आत्मा शारीरिक रूप में, मैं वही कर रहा हूँ, आत्मा शारीरिक रूप में, तो फिर आपके साथ वही होगा। और कितनी देर तक होगा ये आपके गुनाह जो या आप करके गए हो वहाँ से डिसाइड होगा कि 100 साल, 200 साल, 500 साल या 1000 साल। वहाँ पर 1-2 साल वाला कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ पर इस तरीके से कंसेप्ट चलता है। जैसे वो बैलों के नीचे, भैंसों के नीचे कुचलते हैं, उसको जब बंदा कुचला जा रहा है उसको कितनी दर्द होगी। अब जब वो थोड़ा सा हील होगा फिर कुचला जाएगा, फिर होगा, फिर और कुछ काम नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है। इसलिए ना देखो, सनातन में, हर एक धर्म में, कल सनातन में नहीं, ये चीज़ों को इसलिए बताया गया कि इंसान एटलीस्ट अच्छे कर्म तो करे, कुछ बुरा, मतलब अच्छा नहीं कर सकता, बुरा तो ना एटलीस्ट करे, न्यूट्रल होकर तो कम से कम रहे। सही बात। तो ये जो पहली स्टोरी थी, जो एक इंसिडेंट था जो काले जादू का था, और परमात्मा की कृपा है और वो बच गए। और एक चीज़ मैं, देखो मैंने जितने भी अपने पॉडकास्ट किए हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ। 2 रीज़न है। देखो, एक तो मैं और हम आप हॉरर स्टोरी पे डिस्कस कर रहे हैं, उसका फर्स्ट जो है वो है एंटरटेनमेंट, हमारे व्यूज़ देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। दूसरा चीज़ है कि मैं नहीं चाहता कि, देखो लेट्स से 1 लाख लोग देख रहे हैं, कि हो सकता है कि ऐसी चीज़ सुन के कोई एक जना भी नेगेटिव हो जाए, मैं नहीं चाहता। सही बात। हो भी सकता है ना, कोई डिप्रेस हो जाए, यार हो सकता है मेरे साथ भी ये हो गया। जो भी लोग ये सोचते हैं, मैं हर पॉडकास्ट में ये चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पर भी बोल लूँगा, आगे जितने भी पॉडकास्ट होंगे बोल लूँगा, क्योंकि परमात्मा की चीज़ है। अब हनुमान चालीसा चाहे करोड़ बार कर लो तो ये थोड़ा कोई एक बार करेगा यार, बार बार बोलते हो, क्योंकि ये भगवान की चीज़ है। मैंने जो दशम ग्रंथ है, गुरबानी दशम ग्रंथ की, गुरु गोविंद सिंह जी ने पंक्ति लिखी हुई है, वो मैं आपके सामने बोल लूँगा। और अब कुछ लोग सोचेंगे, व्यूअर्स सोचेंगे यार यहाँ पे बोल रहा, मैं हर जगह बोलूँगा, क्योंकि भगवान का नाम है। और ये उन लोगों के लिए जो नेगेटिव फील करते हैं ऐसी चीज़ सुन के, या पहले से नेगेटिव है। और वो भक्ति है, रोकन ते और सोगन ते, जल जोगन ते बहुपात बचावे, शस्त्र अनेक चलावत, कावत ऊटन एक न लागत पावे, राखत है अपन होकर देखकर पाप संभुग न पेटन पावे, और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीच बचावे। ये 4 लाइनें इतनी ज़बरदस्त हैं, उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। कि जब भी आपको नेगेटिविटी फील हो, एक चीज़ याद रख लेना कि वो जो है सर्वशक्तिमान, उसके आगे कुछ नहीं है। जस्ट वो कहते हैं ना, आमतौर पर जब ट्रेंड चलते हैं कि कीप calm एंड ट्रस्ट कोहली, ऐसे ही है, कीप calm एंड ट्रस्ट कोड। जिनको भी, जिस रूप में भी भगवान को आप मान रहे हो, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, वाहे गुरु, तो अब ये चीज़ों का मतलब क्या मैं बताता हूँ। रोगन ते और सोगन ते, जल जोगन ते बहुबात बचावे। रोगों से, बड़े शोकों से, यानी कि दुख दर्दों से भी, जलीय जीवों से भी, बाकी कितने तरह के और जो दुख दर्द हैं उससे वो बचाते हैं। शस्त्र अनेक चलावत, कावत उठन एक न लागत पावे। कि इतना विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके सामने हज़ारों शस्त्र भी चल रहे, आ रहे, आपकी तरफ आ रहे हो, आपको एक घाव तक नहीं लगेगा, वो लगने नहीं देंगे। राखत है अपनों कर देखकर पाप संभवना पेट न पावे। कि वो इस तरीके से आपको रखते हैं परमात्मा, अपने मतलब गोदी में बिठा के, अपनी बाहों में समेट के, कि कोई पाप आपके आसपास भी नहीं कर सकता। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे, कि जब आप उसमें लीन हो जाते हो परमात्मा की भक्ति में, तो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले आप 100 बार सोचते हो कि यार उनको कितना बुरा लगेगा, क्या उनका बच्चा ये कर रहा है, मैं नहीं करूँगा। तो बचा लिया ना पापों से जो बाप करने वाले थे। और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीच बचाने। इसका मतलब क्या है कि और की तो बात ही छोड़ दो, हम चलते फिरते जो इंसान है वो तो उसकी भी रक्षा करते हैं, जो अभी जिसने अभी जन्म नहीं लिया, जो भी माँ के गर्भ में है। अब इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस जब अश्वत्थामा ने, जो अभिमन्यु के पत्नी थे, के गर्भ में जो पल रहे थे राजा परीक्षित, उनकी तरफ जो बाण चलाया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उसको किसने बचाया था? श्री कृष्ण जी ने बचाया था। तो उससे ये रेफरेंस है कि और की बात कहाँ करे सो पेट ही के पट बीच बचाओ। तो पेट में पल रहे बच्चों को भी बचा लेते हैं आप, तो फिर भी जिंदे जागते हो। तो ये लाइन
मैं हर जगह बोलूँगा, क्योंकि ये लाइन एंटरटेनमेंट तो ठीक है, और जो नेगेटिव उनको एनर्जी देती है। और आप सोचो बस कि जो मर्जी है परमात्मा के साथ है, बस आप परमात्मा के साथ हो, परमात्मा आपके साथ। तो वही बात है कि सुप्रीम पावर जो है उसमें उनके मतलब उनके आगे समर्पित रहो, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको आपका जो ट्रस्ट लेवल है, जैसा कि इस पंक्ति का दूसरा था कि शस्त्र ने एक सिलावत कहावत ऊटा ने इतना लाकत खा गया, कि आपको इतना विश्वास है कि मतलब नहीं यार, बस ट्रस्ट लेवल 100 होना चाहिए। एक जगह पे भी ये सोचना नहीं चाहिए कि यार ऐसा तो नहीं होगा कहीं, है ना। तो वो जो सुप्रीम पावर है, और जिसे साइंटिस्ट इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप सब कुछ ठान लो तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद वो आपको उस रास्ते पर लेकर लेके जाए, तो वो हमारा परमात्मा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं। नेगेटिव है तो फिर शैतान बैठा हुआ आपके अंदर। सही बात है। सुनील जी, पहली स्टोरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया आपकी, लेकिन मैं चाहूँगा अब कोई ऐसी स्टोरी आप सुनाओ जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने भी ना जब ये स्टोरी रीड आउट की ना, तो मैं भी ना थोड़ी देर के लिए सोचता रह गया कि यार मैं ऐसा भी हो सकता है कुछ। अच्छा। फिर सोचा कि यार थ्रिल है, हॉरर भी है, और जिसके साथ हुई है यार वो पता नहीं हुई हो या ना हुई हो, वो तो बात की, बट कोई लिख के भेज रहा है तो यार किसी का एक्सपीरियंस है, उसको ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये जो साहब लिखते हैं ये भी दिल्ली के ही है, और ये कहते हैं कि इनका जो प्रोफाइल था वो ज़्यादा ट्रैवलिंग का था, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी, मल्टीपल कंट्रीज़। ठीक। ये कहते हैं कि मेरा जो ज़्यादा समय बीतता था वो ट्रैवल करने में बीतता था, और ट्रैवल के साथ साथ जो मैं अपनी जॉब करता था ना, उसके साथ मेरा जो इंटरेस्ट था, या मेरा जो जिसे कहते हैं पैशन था, वो था सोलो ट्रैवलिंग का और सोलो एक्सप्लोर करने का, जगह एक्सप्लोर करना सोलो। ठीक है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि एक बार ये गए स्पेन में गए, और अपना काम वगैरह उन्होंने ख़त्म किया, और ये गाड़ी पकड़ी और स्पेन के इनर पार्ट्स में चले गए। अब मैं इनर पार्ट्स की स्पेशली इसी बात कर रहा हूँ कि देयर इज़ ए फैक्ट, और अगर आप सर्च भी करोगे, इस पर सर्च भी करोगे, स्पेन का जो मिडल पार्ट है ना देश का, वो तकरीबन खाली है। अच्छा। स्पेन आसपास ही, मतलब इधर उधर ज़्यादा बसा है, और व्यू सोचेंगे यार ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि स्पेन का मिडल जो पार्ट था वो कभी आबाद था, लेकिन अब वो वीरान है, और उसमें सैकड़ों सिटीज़ हैं जिसको घोस्ट सिटी कहते हैं। अब घोस्ट सिटी से कन्फ्यूजन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भूतवा शहर है, वैसे उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन तो भूतवा शहर ही बनता है, लेकिन घोस्ट सिटी उसको कहते हैं कि जिसको अबैंडन कर दिया जाता है, वहाँ पर कोई रहता नहीं, उसको घोस्ट सिटी कहते हैं। और उसके बाद घोस्ट आ जाते होंगे भाई, जब वीरान हो जाता है कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी तो आ जाती है, वो बात की बात है। और इसका जो रीज़न है वो इकोनॉमी के साथ है, कि जब वो थे तब उसके बाद काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ है, ये व्यूअर सुनने नहीं आए, असली तो कहानी है जो है उसकी बात करते हैं। अदरवाइज़ ये फैक्ट है, मैंने बताया कि जो मिडिल पार्ट है वो तकरीबन वीरान है, और घोस्ट सिटीज़ हैं, घोस्ट विलेजेस हैं, बहुत कम आबादी है वहाँ पे। चलो ये कहते हैं कि इन्होंने कार पकड़ी, और कार पकड़ के ये चल दिए इनर साइड की ओर, स्पेन की। 2-3 दिन का ट्रिप होगा इनका। और एक लेवल पे कहते हैं इन्होंने देखा, मतलब ये जा रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है। अब ये जो कई बार मैप धोखा दे जाता है, जीपीएस का सिग्नल लॉस्ट हो जाए, कुछ हो जाए, इनको मैप से रास्ता पता नहीं लग रहा था, और ये जिस जगह पे थे वहाँ पर कोई नहीं था, ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल वीरान गाँव, शाम का टाइम हो रहा। तो ये अब थोड़े से डर भी लगने लग पड़ा। डर इन द सेंस ये नहीं कि कोई होता चीज़ होगी, इन द सेंस ये कि कुछ यार ऐसा ना कोई हो कि मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ जानवर ही हो, या फिर कोई चोर नकार कोई ऐसा ना हो, और मैं हो भी अकेला, यहाँ का हूँ नहीं, बाहर का हूँ भाई, अब स्पेनिश पर्सन है, और उसकी जो दिखना है वो जो उसकी अटायर भी अलग थोड़ी होगी, और वैसे भी थोड़ा सा चेंज, कंट्रास्ट का भी चेंज होता है ना, तो आसानी से पता लग जाएगा कि ये कोई पर्सन स्पेन का नहीं है। अब कहते हैं कि ये थोड़ा देर ना सड़कों गलियों में बढ़ते रहे, तो थोड़ी दूरी पर इन्हें एक आदमी दिखाई दिया जिसके बाल थोड़े बड़े थे,
और कपड़े ठीक ठाक, ना ज़्यादा गंदे ना ज़्यादा साफ़, और दाढ़ी दूढ़ी थोड़ी थोड़ी थी, और जो उसकी लुक थी वो एशियन जैसी लग रही थी, एशियन सब, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट जैसी, जैसी हमारी लुक ब्राउन। तो कहते हैं कि इन्होंने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोक के इन्होंने बात की कि स्टार्टिंग में तो कहते मैंने थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी जैसे स्पेनिश बोलने की कोशिश की कि मुझे रास्ते का पता नहीं लग रहा है। कहते उसने आगे बात की हिंदी में। अच्छा, कहते हैं थोड़ा सा मैं हैरान हुआ, बट सबसे पहले अब इंसान को जो चाहिए होता है, अगर वो चीज़ गलत भी हो, सबसे पहले वो ये नहीं सोचता है गलत, सबसे पहले चीज़ तो मिल गई, उसका नफ़ा नुकसान बाद में सोचता है। तो कहते हैं मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि भाई शुक्र है हिंदी बोल रहा है, मुझे आसानी में पता लग जाएगा कि कहाँ। तो कहता है मैंने हिंदी में पूछा कि यहाँ मैं भटक गया हूँ, मुझे बताओ। कहते उन्होंने रास्ता बता दिया। कहते एक लेवल तक, यानी कि लेट से 60-70% तक बता दिया, और उसके आगे फिर तुम ऐसा काम करो, मेरी ना एक मांग पूरी करनी होगी, तो फिर उसके बाद बताऊँगा। तो मैंने सोचा क्या मतलब क्या मांगेगा। कहता मैंने कहा पूछो जी क्या क्या चाहिए। कहते तुम मुझे ना दिल का मांस खिलाओगे। कहते मैं सुन के मेरी टांगे टूंगे कामने लग पड़ी कि भाई वो रास्ता भी ऐसा, पता मुझे कुछ है नहीं है यहाँ का, यहाँ पर सिर्फ ये लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ है। मतलब ये नहीं चीज़ में आएगा, पैरानॉर्मल कोई चीज़ होगी कि भाई काट के मेरे ना खा ले कहीं। कहते मैंने ना उसकी तरफ मतलब बड़े अजीब से तरीके से देखा। अब 60-70% रास्ता तो पता लग ही गया था, तो मैं यार बाद में खुद ही देख लूँगा, यहाँ से तो निकलूँ। अब कह रहे हैं कि मैंने उससे कोई बात नहीं की, और मैंने जस्ट गाड़ी बंद की, गाड़ी जो की अभी स्टार्ट करते ही कहते वो बोला कि मैं तुमसे सिर्फ 2 बार और पूछूंगा, उसके बाद फिर अंजाम बुरा होगा। तो कहते 1 मिनट में मेरे लिए ना मेरे मन में आया कि तू देख लीजिएगी जो होता है, तो पूछ तो सही 2 बार हो, देख लेंगे क्या कर लेगा। कहते मैंने गाड़ी थोड़ी सी स्लो एक्सेलरेट की कि चल तू पूछ 2 बार और कि मैं मांस दे, दिल का मांस दे। तो कहता उसने कुछ बोला नहीं, वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। मैंने साइड मिरर से देखा, और शाम की वजह से मैं जब थोड़ा आगे गया वो भी दिखना बंद हो गया। तो मैंने कहा वैसे ही मार रहा होगा, बोला तो है नहीं कुछ। कहते चलो बात ख़त्म हो गई यहीं पे। अब कहते हैं कि ये वापस दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद फिर जब थोड़े महीने बाद 3-4-5 महीने बाद जो उनका चक्कर है वो लगा साउथ अफ्रीका लगा चक्कर। और ये अपने होटल में चेक इन करने जा रहे थे, और किसी कारण की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गए। अब ये अपना लगेज लेके होटल की तरफ भाग रहे हैं, और बिल्डिंग थोड़ी सी ऊंची होगी, सो लिफ्ट भी काफ़ी ऊंची होगी, और उनको सामने लिफ्ट जो है वो लग रही थी कि बंद हो जाएगी। तो भाई मैं मिस कर गया, तो मेरे 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे। अब कहते हैं कि मैं सामान अपना भारी भरकम लेके भाग रहा हूँ। अब होटल में स्टाफ वैसे होता है इस चीज़ों के लिए, लेकिन फॉर द टाइमिंग कि कोई हो सकता है कि उसी टाइम ना अवेलेबल हो, किसी ने कहा हो कि सर 5 मिनट वेट कर लो, नहीं होगा। इन्होंने लिफ्ट देखी और एज यूजुअल भागना शुरू कर दिया। अब कहता है कि मैं भाग रहा था, मेरे साथ एक आदमी चलने लग पड़ा कि जनाब मैं मदद कर दूँ आपकी। मैंने कहा भाई कर दो। तो कहते हैं मैंने उसको एज यूजुअल देखा नहीं, और उसने सामान पकड़ लिया। लिफ्ट में मैं आ गया, और वो भी इंसान खड़ा हो गया लिफ्ट में। और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपनी मीटिंग की तैयारी कर रहा था, मैंने मोबाइल की तरफ देखना शुरू किया, अपना काम किया। और जितनी मर्जी उसी बिल्डिंग को लिफ्ट का 1-2 मिनट में 2-4 मिनट में तो पहुंच जाती है अपने। कहते जब मेरे वो फ्लोर तक पहुंची लिफ्ट, और कहते मैंने फटाफट सामान निकाला, और जब मैंने सामान रखा मैंने कहा सर मैं थैंक यू तो कर दूँ। कहते मैंने क्या बाय द वे थैंक यू, तो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो। कहते बस और कुछ नहीं, दिल का मांस खिला दीजिए। कहते अब मैं जब उस इंसान को नोटिस नहीं कर रहा था, मैंने उसको नोटिस किया कि यार ये तो स्पेन। कहते एकदम मैंने देखा मेरे सामने लिफ्ट बंद हो रही थी, वो इंसान खड़ा था, क्लीन शेवन था, बाल बूल बड़े नहीं थे, और कपड़े ठीक पहने थे। तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, लिफ्ट बंद हो गई, लिफ्ट नीचे चली गई। तो वो बाहर हाँ वो बाहर। कहते एक मिनट मेरा स्टक हुआ। कहते बिजी था, मैंने फटाफट अपना कपड़े मतलब जो है रखे, सारा लगेज रखा, तैयार हुआ, मीटिंग में रखा। अगले 5-6 घंटे मीटिंग का टाइम था, फिर उसके बाद पार्टी पूर्टी का टाइम था। कहते मैं भूल भाल गया। उसके बाद कहते जब मैं वापस आया घर होटल वापस आया, और रात को चेंज करके लेटा, फिर कहते एकदम क्लिक हुआ, यार ये क्या हुआ। मतलब दिल का मांस, स्पेन,
स्पेन कहाँ पे, साउथ अफ्रीका कहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन, वही चीज़ मांग रहा है बंदा। है क्लीन शेव पर मुझे लग रहा था कि वही होगा, थोड़ा थोड़ा शक्ल में लगा। तो फिर मैं ना इतनी चीज़ों का ना मतलब कर नहीं पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि ये चीज़ करेगा नहीं। मैंने ना फिर इन चीज़ों को सुना कर दिया, लेकिन दिमाग में ना स्टिक कहीं कि कर रही थी कि यार ये इतनी अजीब चीज़ कैसी है। तो दिल का मांस एक कौन सा ऐसा नया जानवर आ गया जिसका सारे दिल का मांस खाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो कहता है कि पहली बार मैंने सोचा होगा यार अगला दिल का मांस मांग ला, कलेजी कलूसी। मैं वैसे नॉन वेज नहीं खाता, पर सोसाइटी में रहते पता ना ये शायद कलेजी वगैरह जो भी नॉन वेज वगैरह होता है ऐसा होता है कुछ। वो कहते तब मेरे दिमाग में यह होगा कि यार कलेजी कलूसी टाइप वर्गी ना चीज़ मांग रहा होगा। अब कहते ये भी मांग रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। कहते खैर मैं थका हुआ था बहुत और मैं सो गया, मेरी आँख कब लगी मुझे पता ही नहीं लगा। अब चलो जी, समय बीता, ये वापस दिल्ली आ गए दोबारा, 2-4 दिन जो भी था। अब हो गए 1-2 साल बाद को। 1-2 साल के बाद इनका जो टूर लगा वो अर्जेंटीना लगा। अर्जेंटीना में जब ये गए वहाँ पर इनकी एक जगह पे आके जो कार थी वो ख़राब हो गई और इनको ड्राइवर एलोकेट किया हुआ था। पंचर हुआ था, बेसिकली टायर पंक्चर हुआ था। अब वो ड्राइवर टायर पंक्चर कर रहा है, ये कह रहे हैं टायर कर रहा है, स्टेपनी वगैरह चेंज कर रहा है, और ये जो भाई साहब हैं ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं। और कहते थोड़ी देर बाद एक इंसान आया और वो ड्राइवर की मदद करने लग पड़ा, और दोनों अर्जेंटीनियन लैंग्वेज जो भी होती है उनकी, उनमें बात कर रहे थे। आई डोंट नो कि अर्जेंटीना की कौन सी लैंग्वेज है, पंजाब की पंजाबी, ऐसे मैंने बोल दिया कि अर्जेंटीना की मोस्ट मोस्टली अर्जेंटीनियन या स्पेनिश वगैरह लैंग्वेज होती होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इन्होंने क्योंकि मेंशन नहीं किया, जस्ट फॉर व्यूअर्स, उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करनी शुरू कर दी। कहते चलो उन्होंने स्टेपनी चेंज की, ड्राइवर ने मुझे आवाज़ लगाई कि सर चेंज हो गई है, इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में, क्योंकि उन साउथ अमेरिका के लोगों को इंग्लिश वगैरह इतनी आती नहीं है, गुजारिश होगी आती है। चलो कहते हैं मैं गाड़ी में पीछे बैठा और उसने इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोला कि दैट मैन हेल्प मी लॉर्ड, जैसे भी इंग्लिश में। कहते मैंने कहा कौन सा, कहता वो जो उसने स्टेपनी चेंज की है। तो कहते मैंने पीछे देखा और पीछे देख के मैंने हाथ से थैंक यू कहा और मैंने कहा एनीथिंग यू नीड। वो कहता कि मैंने तो आपको कहा था कि दिल का मांस नहीं खिलाएंगे, ये तीसरी बार है। अच्छा। कहते मैंने फिर उसको गौर से देखा, वेशभूषा थोड़ी सी अलग थी लेकिन मैं रिकॉल कर रहा था कि ये वही चीज़ है। अब कहते मैंने फटाफट शीशा ऊपर किया, ड्राइवर को कहा, ड्राइवर को तो समझ लगा रही होगा, उसने हिंदी में बात की। कहता मेरा दिमाग घूम रहा है कि भाई स्पेन कहाँ पे, साउथ अफ्रीका कहाँ पे, अर्जेंटीना कहाँ पे, ये कौन सी बला है जो तीनों जगह पे आके बात कर रही है। और हाँ सच यार, तीसरी बार हो गया, जो उसे 3 बार कहा था वो हो गया पूरा क्या हो तरीके से। अब कहते हैं मैं डर गया, इस चीज़ को लेके मैं डर गया। खैर अब कहते चलो फिर जो है वो समय अपना उन्होंने अर्जेंटीना में काम ख़त्म किया और पहुंच गए दिल्ली वापस। अब दिल्ली कहते वापस जब पहुंचे हैं तो थोड़ा सा इनको हल्का फुल्का तबीयत ख़राब रहने लग पड़ी, फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। खैर यहाँ तक तो ठीक था। कहते हैं कि इन्होंने बाद में जब नोट किया, पहले तो नहीं, कि जो इनका घर था कॉलोनी में, उस दायरे का जो दायरा था, यानी कि दायरे का मतलब होता है 50-60 आसपास के घर। कहते हैं कि 10 घर छोड़ के पता लगा कि एक पर्सन की सडन हार्ट अटैक से मौत हो गई। चलो नॉर्मल चीज़ है, यूज। ये कहाँ का था? है दिल्ली में हाँ ठीक है जी। कहते कुछ समय बीता, एक पर्सन छत से गिरा, छत से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थोड़ा सा पता लगा कि जो उसके दिल का मांस था वो कम था। अब कहते हैं कि फिर भी हमने सोचा कि यार बंदा ऊपर से गिरा है, हो सकता है बस्ट हो गया हो, कई बार नहीं पता लगता, फ्लैश वगैरह इधर उधर बिखर गया हो, फट गया हो, कुछ भी है। कहते हैं अब क्या हो रहा है कि वो दायरा कम होता जा रहा था। पहले 10 घर छोड़ के, फिर 6-7 घर छोड़ के, फिर 3-4 घर छोड़ के किसी की डेथ हो रही है, और सबको जो एक कॉमन प्रॉब्लम थी वो हार्ट की। अच्छा। कहता है कि चलो मैंने फिर भी इतना गौर नहीं किया कि मेरे साथ तो कुछ नहीं ना हो रहा। अब ये कहते हैं कि एक रात ये ड्राइव कर रहे थे खुद, और ड्राइव करते करते जो अचानक ट्रक ने ब्रेक लगा दी और ये ड्राइविंग सीट पे थे, सीधा जो ट्रक लग गया, आके घुस गया ट्रक में गाड़ी घुस गई है। और
ट्रक वाला तो आगे भगा के ले गया। अब कहते हैं कि मुझे जो है वो बिल्कुल हल्की हल्की होश थी, जैसे होते हैं ना सेमी कॉन्शियस जिसे कह सकते हैं, कि थोड़ी सी होश भी है, बेहोशी भी है, थोड़ा बहुत पता भी लग रहा है क्या हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर पाए। अब कहते हैं कि 5-7 मिनट जो हुए, उसके बाद एक आदमी मेरे सामने आके खड़ा हुआ, जो मेरे हिसाब से कहते वही शक्ल का आदमी था। वो कहता मैंने कहा था ना कि मांस खिला दो, नहीं खिलाया ना, अब भुगतना पड़ेगा। कहते उसने मेरी छाती पे जो है वो इस तरीके से कट लगाया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। ऐसे छाती उन्होंने उसने की, मैं बेहोश हो गया। अब इनकी जो होश है वो अस्पताल में खुली, हॉस्पिटल में। कुछ दिनों बाद डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर ने कहा कि सर आपको पता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। ये तो एक भाई साहब थे कोई, वो उन्होंने एकदम देखा कि गाड़ी पे एक इंसान पड़ा हुआ है, तो उन्होंने ऑन दी स्पॉट एम्बुलेंस को फ़ोन की, और जब तक एम्बुलेंस नहीं आई तब तक आपको थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी कर सकते थे अपनी तरफ से किया था कि आप मतलब ज़िंदा रहें। तो कहते अच्छा, तो कहते चलो, उन्होंने कहा मैं ठीक है, उनको शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद करूँगा। कहते चलो, मैं जब ड्रेसिंग कर रहा था तो ड्रेसिंग में मैंने देखा कि मेरे छाती पे ऐसे निशान पड़े हुए थे नाखूनों के। अब कहते नाखूनों के निशान पड़े हुए थे, तो मैंने पूछा डॉक्टर से कि ये किस चीज़ के निशान। तो डॉक्टर कहता है कि जब आपको लेकर आया गया था ये आपके तब निशान पड़े हुए हैं, और हो सकता है कि जो एरिया था वो इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं था और सुनसान सा एरिया था, शायद कोई जानवर ना आप पर किसी ने हमला कर दिया हो। लेकिन जो आदमी था वो कह रहे थे कि जब आप वो उसने देखा, अकेले थे, पर हम हो सकता है कि जानवर ने कोशिश की हो, उसने दूर से देख लिया हो आते और भाग गया हो, उन्होंने भी ये चीज़ सोचती है। पर ये अब इनके चीज़ में चीज़ बैठ गई थी। नहीं, जितना मुझे याद है वो जो इंसान था उसने मुझे कहा था कि मुझे तुमने मांस नहीं खिलाया, मैंने 3 बार कहा अब भुगतो, और यहाँ तक आकर मुझे बस उसमें भूल गया। हो सकता है कि वो जो भाई साहब थे वो उस समय आ गए और वो चीज़ इधर उधर हो गई। अब कहते हैं जी मैं हुआ ठीक, जब रिकवर हुआ, और सबसे पहले कहते हैं मैंने जो काम किया, मैं दौड़ा विशेषज्ञ के पास, यानी पंडित जी या कि नहीं किसी ऐसे पर्सन के पास गए जिससे मुझे को सोल्यूशन मिलेगा। तो फिर कहते हैं जब मैंने सारा देखा, उन्होंने देखा सारा, और उन्होंने देख के कहा कि तुम किसी सुनसान जगह पे गए थे, तो उन्होंने सारा बताया कि मैं स्पेन में गया था। कहा वहाँ पर एक प्रेत था जो काफ़ी समय से अकेला घूम रहा था और उसको मिल गया। अब इनका जो आहार ऐसे ही होते हैं, चीज़ें नॉन वेज टाइप ही होती हैं, मतलब खा नहीं सकते, जिसमें उन्होंने उस चीज़ को कह सकते कंज्यूम करना होता है अपने तरीके से। तो कहता हो सकता तुम किसी जानवर के दिल की कोई मांस खिला देते तो बच जाते। कहते अब वो लग गया तुम्हारे पीछे, अब पता नहीं अब वो उसकी जो डिमांड है वो क्या है, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के उपाय किए। इस चीज़ का उन्होंने जिस तरीके से उनको कहते हैं कि हालांकि कहते हैं कि कुछ ऐसे तांत्रिक के पास भी गए थे जिन्होंने वो कह रहे थे कि बलि दो, काटो, ऐसे काटो, करो, किसी को करो। मैंने वो चीज़ फॉलो नहीं की, मैंने सनातनी जो धारा को फॉलो किया, और कुछ समय बाद वो जो चीज़ है वो अब तो उसी अब 3 चीज़ों के, और वो इंसिडेंट के बाद चीज़ तो नहीं दिखी, लेकिन जो गाड़ी थी वो फिर दोबारा पटरी पर आनी शुरू हो गई, और आज इस चीज़ को काफ़ी टाइम हो चुका है। वो चीज़ कहते दोबारा नहीं, और परमात्मा की कृपा से कहते हैं कि जब मैंने इस चीज़ की तरफ अपना रुख किया परमात्मा की तरफ, और वो चीज़ वो जो है भाग गई। तो ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ऐसे कहते हैं ना कि जो सुनसान रास्ते ऐसी जगहों पर कोशिश करो रुको ना, और अगर रुक रहे हो तो किसी से बात ना करो, इंट्रोवर्ट हो जाओ पूरी तरह भाई। सही बात है। परमात्मा ने गूगल मैप दे दिया, कोशिश करो जहाँ तक बच सकते हो बचो। ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लो, अगर किसी जा रहे हो रास्ते में मैप। गूगल मैप से कुछ याद आ गया, पर चलो फिलहाल। नहीं, गूगल मैप की तो मेरी भी कहानी है, लेकिन मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट में मेंशन कर रहा हूँ, मैं करूँगा नहीं। है वो मेरी भी कहानी, पर मैं नहीं करूँगा मेंशन वो। मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। ओके, मैं भी आपसे ऑफ कैमरा बात करूँगा। डन है। तो लिटरली बुद्धि घुमाने वाली कहानी थी ये। हाँ, बड़ी अजीब, मतलब ना डर भी आ रहा था जब कहता है वो दिल का मांस खिलाना, यार क्या क्या चीज़ है ये। नहीं, जो आपने तीसरी बार बताया तब मुझे क्लिक हुआ, उसने कहा था मैं 3 बार पूछूंगा, तो वो जो बहुत तगड़ा था ये, सही में। अब देखो ऐसा भी होता है।
हाँ, माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा आप इस पॉडकास्ट के एंड में कोई भी पॉजिटिव नोट पे हम करें, और कोई भी भगवान से जुड़ा कोई किस्सा हो, और अगर हो सके तो हनुमान जी से जुड़ा कोई हो, अगर तो मज़ा आ जाए। हाँ, हनुमान जी से जुड़ा है मैंने, वैसे देखो शेयर किया हुआ है पहले, अच्छा, लेकिन पॉजिटिव है दोबारा कर भी लेंगे। सो एंडिंग पार्ट है पॉडकास्ट का, तो पॉजिटिव से ख़त्म करते हैं। अब क्या है कि मेरा पर्सनल है, और कुछ समय पहले मेरा कुछ बैड पैच चल रहा था लाइफ में, और था कि मैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, डल फील करता था, और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। चलो परमात्मा पे तो था ऐसा विश्वास, लेकिन अब ये शक्तियाँ काम ना भी करें तो फिर भी दुनिया नहीं चलती ना। उसका रीज़न ये है कि देखो, परमात्मा ने ही सबको बनाया, और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है आपको पता है? कोई भी एनर्जी है, ये लाइट चल रही है, ये माइक चल रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है? करंट से प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली ये एनर्जी करंट से प्रोड्यूस हो रही है, कोई एनर्जी के, लेकिन उस चीज़ का एस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, दोनों चीज़ों का इंटरवेंशन होगा, तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसके लिए पॉजिटिव भी ज़रूरी है और नेगेटिव भी ज़रूरी है। सो परमात्मा ने सृष्टि बना के पॉजिटिव किया, और जब तक ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, सृष्टि का चलन नहीं हो सकता। दैट्स वाई सुख के साथ दुख, ये सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ चलता है। तो ठीक है, मेरे पे भी एक समय आया, और ऐसा नहीं था कि परमात्मा पे विश्वास नहीं था, सब कुछ था, लेकिन मेरी नेचर थोड़ी डिफेंसिव है। मैं कहता हूँ कि जो हो रहा है होने दो, एक समय में ये भी ख़त्म हो जाएगा। दिस शेल टू शेल पास, जो भी कहते हैं ना, ये भी गुजर जाएगा सब। हालांकि मेरे जो सगे मासी जी हैं, वो उन्होंने संन्यास धारण किया है, और आपने नंगली साहब का नाम सुना होगा, तो उनका वो गुरु महाराज जी हैं, और उन्होंने संन्यास धारण किया और गृहस्थ से दूर है। तो वो उनको थोड़ा सा, उन्होंने भी 40वां वगैरह, उन्होंने भी मतलब सिद्धियाँ की हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है। उनसे मैंने विचार विमर्श किया, तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात की, एक काम कर ऐसे, तो बगलामुखी हो गया, क्योंकि बगलामुखी आपको पता है बहुत जहरी जगह। तो ठीक है जी, मैंने गाड़ी उठाई, मैं बगलामुखी पहुंचा, और जो बगलामुखी जाते होंगे उनको पता है कि बगलामुखी के जो द्वार के बाहर हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई है। मैं वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के बाहर बैठा, और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया मैंने। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ूँ, 2-4 लाइनें पढ़ूँ, भूल जाए। अच्छा, 5-6 लाइनें पढ़ूँ, भूल जाए। भूलने के साथ साथ ऐसा नहीं, जब मैं कर रहा हूँ 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ, जुबान लड़खड़ा रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा बड़ा होता है कि जो चीज़ें में रटी होती है उसमें भी 7-8-10 बार हुआ। मैंने कहा कि ये भी दिक्कत वाली बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा कि बोले बाबा, बात ऐसी है, आप लेकर आए हो, आप पढ़ा रहे हो, और आपने पूरा कराना, मुझे नहीं पता, मैं तो करके उठूँगा, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। करते करते 23वीं बार जाकर 27th टाइम पे जाके मेरा हनुमान चालीसा पूरा हुआ। कुछ था ना जो नहीं करने दे रहा था, और जो कुछ था कि जो करा के गया, और उसके बाद एकदम से जो मेरी नेगेटिविटी थी वो ठीक होना शुरू हो गई। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स सोचेंगे कि भाई ये साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, लेकिन मैं उससे पहले अपने आप को साइकोलॉजिकली बहुत समझाता रहा था, और परमात्मा ने लिखा था कि तू वहाँ पे जाएगा और ऐसा होगा। ये भी साबित हो गया कि कुछ था जो चीज़ को मुझे पकड़ के बैठा था नेगेटिवली, और कुछ है जो मुझे उस चीज़ से निकाल के भी ले गया। तो ये उन लोगों के लिए जो नहीं मानते, ना माने, उनकी श्रद्धा है, और परमात्मा से अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो भी ना, लेकिन नेगेटिव की फीलिंग और पॉजिटिव फीलिंग दोनों एक दिन में मुझे आई। और मैंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया गया, मुझे 27वीं बार पढ़ना पड़ा। मैंने हमेशा इस चीज़ पर गौर किया कि जब मैंने परमात्मा से कहा कि आपने पूरा करा दिया, उन्होंने करा दिया, तो दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग फॉर मी। मेरे लिए ये पॉजिटिव था कि परमात्मा से मैंने वंदना की, उन्होंने मेरी वंदना पूरी की। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन सी चीज़ थी जो मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। तो आई थिंक ये इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। सही बात एकदम। फिर हनुमान जी की जब बात हो जाती है, फिर तो नेगेटिविटी तो भागनी पड़ती है ना। हनुमान चालीसा बेसिकली पोएटिक वर्जन ऑफ रामायण है ना। रामायण में जो हनुमान जी की लीलाएं हैं उसका पॉजिटिव वर्जन है। और वहाँ पर क्या लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे, महावीर जब नाम सुना है।
तुम्हारे ग्रंथों में मेंशन। तो आप जब तुलसीदास जी के बारे में पढ़ोगे जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है, उन्होंने एक एक जो दोहा लिखा हुआ है उसके पीछे की अगर आप स्टोरी सोचोगे ना, मतलब पढ़ोगे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग। श्री रामचरितमानस जी की, और वो भी रामायण का ही एक वर्जन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो रामायण है वो मूल है, उसके बाद श्री रामचरितमानस हो गया, सुंदरकांड हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, ये सारे उनके जिसे शाखाएँ हैं। तो जड़ रामायण है। बिल्कुल, मतलब हनुमान चालीसा के एक एक दोहे का जो उन्होंने लिखा है उसके पीछे एक कहानी है कि उन्होंने क्यों लिखा है। देखो ना, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, इसका भी प्रॉपर वर्णन नहीं है ना। पोएट्री का क्या, पोएट्री को जैसे हम आज की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कंप्रेस करना, जिप जिप जिसे कहते हैं, कंप्रेस कर दिया ना। पोएटिक वर्जन क्या होता है, एक बड़ी सी एक्सप्लेनेशन को 2 लाइनों में कन्वर्ट कर देना, दैट इज अ पोएटिक वर्जन। सुनील जी, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू भाई, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब एक ना दिल से जिसे कहते हैं ना, पॉजिटिवनेस महसूस हो रही है आपसे बात करके कि यार मज़ा आ रहा है। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, और इट्स ऑनर फॉर मी। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि आपने हमारे लिए समय निकाला और आप आए और हमारी जनता को जो है हॉरर स्टोरीज से एंटरटेन किया। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया।